वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज जो है आपको 2019 का ये सेट है, 2019 का सेट करवाने वाले हैं। 2019 का सीडीपी 2019 में देख लीजिए क्वेश्चन का क्या रहता है, वेटेज रहता है। सबसे पहले देखिए आपको सीडीपी से रहेगा 30 क्वेश्चन, गणित से रहेगा 30 क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन से रहेगा 30 क्वेश्चन, अंग्रेजी जिसका भाषा हिंदी या अंग्रेजी है उससे 30 क्वेश्चन रहेगा, उससे फिर अगला में हिंदी या भाषा 2 में जिसका जो रहेगा उससे 30 क्वेश्चन। तो पाँचों मिला के कितना हो जाएगा, 150 क्वेश्चन हो जाएगा। तो आपको आज जो है बाल विकास शिक्षा शास्त्र का क्वेश्चन करवाने वाले। ये क्वेश्चन जो है 2019 का है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा इसमें 2019 आ रहा है, यानी कि 2019 का सेट है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। और आपको कितना क्वेश्चन, मतलब ये ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ था और अभी भी ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम लिया जा रहा है। तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि आप लोग का कितना सही हो रहा है। तो चलिए देखिएगा पहला क्वेश्चन है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। तो क्या क्वेश्चन है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। तो पहला ऑप्शन आपका क्या है, जन्म पूर्व अवधि, दूसरा ऑप्शन है प्रारंभिक बाल्यावस्था, तीसरा ऑप्शन है मध्य बाल्यावस्था और चौथा ऑप्शन है किशोरावस्था। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है कि भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रारंभिक बाल्यावस्था। ये जो है 2 से 6 साल के बीच का जो उम्र होता है इसको प्रारंभिक बाल्यावस्था बोला जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रारंभिक बाल्यावस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। तो पहला ऑप्शन क्या है, प्रसूति अवस्था, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक अनुबंध अभिन्यास, तीसरा ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा ऑप्शन है उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। तो नैतिक विकास की एक अवस्था क्या हो जाएगा, कोहलबर्ग के अनुसार, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह कथन किसका उदाहरण है। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया आपका, जेंडर पक्षपात, दूसरा ऑप्शन हो गया जेंडर पहचान, तीसरा ऑप्शन हो गया जेंडर संबद्धता और चौथा ऑप्शन हो गया जेंडर समरूपता। तो ये आपको बताना है आंसर कि कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है। यह तो आपका जेंडर का पक्षपात हो गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेंडर पक्षपात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है। तो पहला ऑप्शन आपका क्या है, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, दूसरा ऑप्शन है जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, तीसरा क्या है ऑप्शन, जेंडर पृथक खेल समूह बनाना और चौथा ऑप्शन है जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। तो क्या क्वेश्चन है, फिर से देखिएगा, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया। तो पहला ऑप्शन क्या है, जॉन बी वाटसन, दूसरा ऑप्शन क्या है, लेव वाइगोत्स्की, तीसरा ऑप्शन क्या है, जीन पियाजे और चौथा ऑप्शन है कोहलबर्ग। तो इसका आपको राइट आंसर कमेंट करना है। राइट आंसर इसका कमेंट कर दीजिएगा कि निम्नलिखित में से किस मनोविज्ञान ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन एवं सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं पर प्रभाव को महत्व दिया। तो ये जो है लेव वाइगोत्स्की क्या था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेव वाइगोत्स्की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जिगसॉ पहेली को करते समय 5 वर्ष की नज्मा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की
किस प्रकार संबोधित करते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है, व्यक्तिगत वार्ता। दूसरा ऑप्शन है जोर से बोलना। तीसरा ऑप्शन आपका पार हो गया, जिसको ढांचा बोला जाता है। और चौथा ऑप्शन है आत्म केंद्रितता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत वार्ता। व्यक्तिगत वार्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो पहला ऑप्शन है प्रबलन, दूसरा ऑप्शन है अनुबंधन, तीसरा ऑप्शन है मॉडलिंग और चौथा ऑप्शन है पार। तो बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो ये आपका हो जाएगा पार का, जिसको ढांचा बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका राइट आंसर पार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विश्लेषित करता है। तो पहला ऑप्शन है परिकल्पित, निगमात्मक, तर्क, साधात्मक विचार। दूसरा ऑप्शन हो गया आपका संरक्षण, कक्षा समावेशन। तीसरा ऑप्शन हो गया अस्थागित अनुपकरण, पदार्थ स्थायित्व। और चौथा ऑप्शन हो गया प्रतीकात्मक विचारों का अनुक्रमणता। तो इसका राइट आंसर कमेंट करना। निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विश्लेषित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संरक्षण, कक्षा समावेशन। संरक्षण, कक्षा समावेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है। तो पहला ऑप्शन हो गया स्कीमा, दूसरा ऑप्शन हो गया अवलोकन अधिगम, तीसरा ऑप्शन हो गया अनुबंधन और चौथा ऑप्शन हो गया प्रबलन। तो क्वेश्चन पूछ रहा है आपको, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है। तो ये संरचना हो जाएगा स्कीमा। तो स्कीमा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना। दूसरा ऑप्शन है संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की अस्पष्टता तथा भ्रांतियां को समझना। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना। और चौथा ऑप्शन है रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना, उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण, यानी पास है या फेल है। तो इसका राइट आंसर बताइएगा। तो आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो आकलन का प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए कि संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की अस्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है। तो बुद्धि के बारे में कौन सा सही है वो आपको आंसर बताना है। बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। दूसरा ऑप्शन हो गया बुद्धि एक मानकीकृत परीक्षणों का प्रयोग से सटीक रूप से मापा जाता है एवं निर्धारित किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन हो गया बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकाकी विशेषक है। चौथा ऑप्शन हो गया बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। तो बुद्धि के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बुद्धि के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही दिया हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुद्धि एक बहुआगामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूही हमेशा समस्याओं के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है। तो पहला ऑप्शन आपका सृजनात्मक विचारक हो गया, दूसरा ऑप्शन अभिसारिक विचारक हो गया, तीसरा ऑप्शन अनम्य विचारक हो गया और चौथा ऑप्शन आत्म केंद्रित विचारक हो गया। तो इसमें आपको राइट आंसर कमेंट करना है कि रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इसमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों को प्रदर्शन कर रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सृजनात्मक विचारक। सृजनात्मक विचारक इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए।
दूसरा ऑप्शन है इस स्थिति को जैसे ही स्वीकार कर लेना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है इन विद्यार्थियों को अपनी अपेक्षा को कम करना चाहिए। और चौथा ऑप्शन है अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढना चाहिए। तो इसका राइट आंसर कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए एक नए तरीका ढूंढना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या करना चाहिए, डैश 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 होगा। तो पहला क्या है, तैयार नहीं करना चाहिए। दूसरा है कभी कभी तैयार करना चाहिए। तीसरा हो गया सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। और चौथा ऑप्शन हो गया तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर कमेंट करना है। क्वेश्चन है एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को सक्रिय रूप से डेली तैयार करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है। तो पहला ऑप्शन हो गया आपका न्यून अवधान विकार। दूसरा ऑप्शन है अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहिता। और तीसरा ऑप्शन है धारा प्रवाह, पढ़ने की अक्षमता। और चौथा ऑप्शन है एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना। तो इसका राइट आंसर कमेंट करना है। पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा प्रवाह, पढ़ने की अक्षमता, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। तो पहला ऑप्शन है आपका व्यवहारवादी सिद्धांत। दूसरा ऑप्शन हो गया अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूतिक अभिवृत्ति। तीसरा ऑप्शन हो गया अधिकार आधारित मानवतावादी परिक्षेप। और तीसरा ऑप्शन हो गया मुफ्त व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा के अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। तो इसका राइट आंसर कमेंट करना है। शिक्षक का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेखित की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से। तो पहला ऑप्शन है आपका यंत्रवत याद करने पर आधारित। दूसरा ऑप्शन है प्रबलन पर केंद्रित है। तीसरा ऑप्शन है अनुबंधन द्वारा अर्जित है। और चौथा ऑप्शन है अबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। तो इसका राइट आंसर कमेंट करना है। तो क्वेश्चन है संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से अबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है बच्चों को इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है बच्चों को दंडित करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत को बदल देना चाहिए। और चौथा ऑप्शन है प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों को इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। इसका राइट आंसर कमेंट कीजिएगा। अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहज अनुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए, ये क्वेश्चन था आपका। तो इसमें क्या है कि आपको पॉजिटिव लेना है, बाकी जितना नेगेटिव है गलत हो जाएगा।
क्या है, पहला ऑप्शन क्या है कि बच्चों इन सिद्धांतों को अनदेखा कर देना चाहिए, नेगेटिव हो गया, अनदेखा नहीं करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है बच्चों को दंडित करना चाहिए, तो बच्चों को दंडित करना चाहिए, ये भी नेगेटिव हो गया, बच्चा को दंडित भी नहीं करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है बार बार याद करने के लिए एक ही सिद्धांत से बदल देनी चाहिए, बार बार याद करने के लिए एक ही सिद्धांत नहीं देना चाहिए, ये भी आपका गलत हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन क्या है, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों को इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों को इन सिद्धांतों को चुनौती देना चाहिए, कि मतलब नया नया उदाहरण देके उसको याद करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। तो पहला ऑप्शन हो गया केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना। दूसरा ऑप्शन हो गया बच्चों के अनुभवों का प्रमुखता देना। तीसरा ऑप्शन हो गया यत्रवत याद कराना। और चौथा ऑप्शन हो गया योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना एवं वर्गीकरण करना। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है, शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। तो ये आपका हो जाएगा विशेषता बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे के डैश है। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे के डैश है। तो पहला ऑप्शन हो गया पूर्णतया अलग, दूसरा ऑप्शन हो गया स्वतंत्र, तीसरा ऑप्शन हो गया आपका सन्निहित और चौथा ऑप्शन हो गया संबंधित नहीं। तो संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे के क्या है, तो संवेग एवं संज्ञान जो है एक दूसरे के सन्निहित हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सन्निहित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही है। ये आपको कौन सा कथन सही है इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो पहला आपका हो गया अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका अधिगम यत्रवत याद करने की प्रक्रिया। तीसरा ऑप्शन हो गया अधिगम आवृत्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों के अनुबंधन। और चौथा ऑप्शन हो गया अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। तो क्वेश्चन देखिएगा संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है इसके बारे में बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम है। तो पहला ऑप्शन है अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। दूसरा ऑप्शन है यह विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियाँ उत्पन्न करता है। तीसरा ऑप्शन है यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है। और चौथा ऑप्शन हो गया यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधिक प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। तो इसका राइट आंसर कमेंट करना है। तो क्वेश्चन है विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने का क्या परिणाम है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना एवं दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहला ऑप्शन है आपका बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है। दूसरा ऑप्शन है आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है। तीसरा ऑप्शन है यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। और चौथा ऑप्शन है अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। तो इसका राइट आंसर कमेंट करना है कि बच्चों की अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार एवं दंड देने का प्रयोग करने का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है। तो पहला ऑप्शन आपका है शारीरिक दंड। दूसरा ऑप्शन है सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण।
तीसरा ऑप्शन है सतत एवं समग्र मूल्यांकन और चौथा ऑप्शन है निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3, सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, और तीसरा ऑप्शन आपका क्या है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन। तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा, जिसमें 2 और 3 दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है एक व्याख्यान देकर, दूसरा ऑप्शन है प्रयोगात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, तीसरा ऑप्शन है बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, चौथा ऑप्शन है अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। तो इसका राइट आंसर कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन है एक शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करा के। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए किस प्रकार की प्रोत्साहित कर सकती है। तो पहला ऑप्शन है प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर, दूसरा ऑप्शन है केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल महत्व देकर, तीसरा ऑप्शन है गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके, और चौथा ऑप्शन है बच्चों के लिए सहज अनुभूति अनुमान लगा के प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। तो क्वेश्चन थोड़ा लंबा है तो स्क्रीन पे अच्छा से नहीं आ रहा है, देखिएगा क्वेश्चन फिर से कि एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए किस प्रकार प्रोत्साहित कर सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों को सहज अनुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। तो पहला ऑप्शन है आपका शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, दूसरा ऑप्शन है प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था, और तीसरा ऑप्शन है मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था, और चौथा ऑप्शन है किशोरावस्था एवं वयस्कता। तो इसका राइट आंसर कमेंट करना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था जो है बहुत फास्ट में घटित हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो नहीं क्वेश्चन में दे दिया, ध्यान से याद रखिएगा, नहीं है क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो पहला ऑप्शन है विकास जीवन प्रयत्न होता है, ये तो सही है। विकास परिवर्त्य होता है, ये भी सही है, विकास का सिद्धांत में आता है ये भी। विकास आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों द्वारा प्रभावित होता है, ये भी सही है, ये भी विकास का ही सिद्धांत होता है। लेकिन क्वेश्चन में आपको क्या पूछ रहा है, नहीं है। विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते, तो ये गलत हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं करते हैं कि मतलब नहीं होना चाहिए, यहाँ पे करते हैं, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करता, तो राइट आंसर यही हो जाएगा, काहे कि आपके क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है। व्यक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है। तो पहला ऑप्शन है लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त अनुवांशिक संकेत पद्धति कोड, दूसरा ऑप्शन है जन्मजात विशेषताएं, तीसरा ऑप्शन है पर्यावरणीय प्रभाव, और चौथा ऑप्शन है अनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। तो व्यक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। तो राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से
कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? तो पहला ऑप्शन है आपका परिवार एवं पास पड़ोस, दूसरा ऑप्शन है परिवार एवं मीडिया, तीसरा ऑप्शन है विद्यालय एवं मीडिया और चौथा ऑप्शन है मीडिया एवं पास पड़ोस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विद्यालय एवं मीडिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। तो ये जो है 2019 का CDP का सेट था जिसको हम बता दिए हैं और इसमें जो है सेट 30-30 करके डेली क्वेश्चन आता है, आप लोग देखिएगा और जो प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं, सारा वीडियो मिल जाएगा। और PDF अगर चाहिए तो विपुल आनंद वाला टेलीग्राम का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।